नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। चलिए अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारे पास आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस टू कॉस्ट कंट्रोल। इट इज डिटेक्ट्स नॉट ओनली वेरिएशन बट आल्सो वॉल्यूम वेरिएशन इन द कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा डिवाइस है जिससे कंपनी में कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया जाएगा। जब भी कंपनी में कॉस्ट की बात की जाएगी, मोस्टली कंपनी पहले हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड सेटअप कर लेती है। स्टैंडर्ड मान लीजिए कंपनी ने सेटअप कर लिया किसी भी कॉस्ट में 10 है, अगर तो कॉस्ट 10 से कम रहती है तो कंपनी बोलती है कि हमारे लिए फेवरेबल में आंसर है। अगर कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाती है, मान लो 12 आ गई, तो कंपनी बोलेगी अनफेवरेबल। इस तरह की कंडीशन में काम चलती है। अगर जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो कंपनी उसके ऊपर दोबारा वर्क करते हैं, कहीं हमने स्टैंडर्ड तो नहीं गलत सेटअप कर लिया। अगर स्टैंडर्ड सही सेटअप किया तो कॉस्ट कैसे बढ़ गई, तो उसको कैसे कम करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपनी में ऑलवेज कॉस्ट को कम करने के लिए ही यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे पास आती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है, जो कॉस्ट पहले पास्ट में ही इनकर कर ली जाती है। आजा भाई, यहाँ पे है क्या हो गया तू राज। चलिए, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है भी, जो पास्ट में इनकर्ड कर ली जाती है। कंपनियां मोस्टली कंपनी काम करती हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में पहले जो हमने प्रोजेक्ट किया, जो पहले जॉब कंप्लीट की या जो पहले बैच निकल के आए, उसमें जो कॉस्ट आई उसके अकॉर्डिंग ही अगला आंसर भी लेके बैठ जाते हैं, मे बी अगली बार भी इतना ही लगेगा। ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कंपनी में मोस्टली चलती है। इसके कुछ उन्होंने लिमिटेशन बताए हैं। इस तरह की कॉस्टिंग में कोई भी हमारे पास बेस नहीं होता कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। नो बेस फॉर द कंट्रोल। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यूज़ करोगे तो कॉस्ट को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ द कॉस्ट ऑलरेडी हैव बीन इनकर्ड। इनको किसी पर्पस में आप यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही कॉस्ट इनकर हुई होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने डाटा आगे लेके चलते हैं। नो यार्डस्टिक फॉर द मेजरिंग एफिशिएंसी। हमारे पास ऐसा कोई भी एक मेथड नहीं बचता जिससे हम अपना एफिशिएंसी लेवल निकाल सकें, क्योंकि हमने पहले ही अंदाज़ा ले लिया होता है कि अब पिछली बार ये काम हुआ था, अगली बार भी यही कुछ होगा। अगर हम लोग स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे तो उसका बेनिफिट हो सकता है कि कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन जब तक आप हिस्टोरिकल बेस पे काम चलोगे या जो पुराने टाइम में जो काम चल रहा है उसमें काम चलने वाले, तो मे बी आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बने। डिले इन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब भी आप हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में काम करोगे आपके पास इन्फॉर्मेशन आने में भी हमेशा डिले होगा। तो आपको पहले पुराना डाटा खंगालना होगा, वहाँ से डाटा इन्फॉर्मेशन लोगे, फिर जाके आपका आंसर्स आएंगे। अगर आप लोग खुद जीरो बेस पे स्टार्ट करें या फिर स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें तो उसका बेनिफिट हो सकता है कि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम्स ना। एक्सपेंसिव सिस्टम। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में काम करोगे तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो कॉस्ट पहले लगी हुई है आपने आगे भी वही ले ली, आपने कम करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो जो खर्चे पहले हुए थे आपके खर्चे वो आगे भी वैसे ही होने वाले हुए थे। फिर आता है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके बारे में हमने पहली बात कर लिया। अकॉर्डिंग टू द ICMA, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लंदन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जो कंपनी में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके फीचर्स क्या होंगे? फाइंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट अंडर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मार्केट, लेबर एंड एक्सपेंसिव। जब भी स्टैंडर्ड कॉस्ट आप सेटअप कर लेंगे तो कंपनियों में स्टैंडर्ड हमेशा लेबर, मटेरियल या फिर जो उनके अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव जो उनसे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेटअप किया जाएगा। कंपनी पहले से देख लेगी, अगर मान लो स्टैंडर्ड हमारा 100 का है तो कंपनी ऑलवेज कोशिश करती है कि इससे कम की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, तो हम ऐसा मानेंगे कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन में काम हुआ जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में अच्छा होने वाला है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड आल्सो फाइंड द वेरिएंस बिटवीन बोथ कॉस्ट। अगर आप लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्टिंग का डिफरेंस देखेंगे तो आप इजली बेस पे वेरिएंस मतलब डिफरेंस का निकाल सकते हैं, मतलब आप वेरिएशन भी निकाल सकते हैं, फेवरेबल आया या फिर अनफेवरेबल आया। आपके पास आगे क्वेश्चन प्रैक्टिकल में इसी टॉपिक में आएंगे कि आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है या फिर सेल में वेरिएंस फाइंड करना है, तो फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में वो काम कंपनीज करती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। आप रिकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट सभी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, मटेरियल में भी, लेबर में भी और एक्सपेंसिव में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियल्स में ही वेरियंस आएगा, लेबर में भी आ सकता है, मटेरियल में भी, उसके बाद खर्चों में भी आ जाएगा। रिकॉर्डिंग सेम एक्चुअल कॉस्ट। आप सेम एक्चुअल कॉस्ट भी साथ में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। हमने यहाँ मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बता दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल कॉस्ट के बारे में अपना भी पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हमारे खासा खर्चा कितना है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बात। फिर आएगा लोकेटिंग द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच वेरिएंस। अगर डिफरेंस आ रहे हैं, जैसे ये कंडीशंस आई कि हमने स्टैंडर्ड 10 रखा, ये 2 रुपये जो बढ़ गए ये क्यों बढ़े, वो वेरिएंस के रीजंस फाइंड इजीली बेस पे आप कर सकोगे, क्योंकि आपको पॉइंट्स पता होंगे किन किन जगह पे हमारी कॉस्ट जो है बढ़ती आई है, तो वहाँ पे काम करेंगे अपना। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो हमारे पास बेनिफिट्स या फिर जो इन्होंने फीचर्स बताए होते हैं वही ऑब्जेक्टिव होते हैं।
वेरिएंस इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं, कंपैरिजन करना हो एक्चुअल स्टैंडर्ड का वो भी हम लोग कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आएंगे उस डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ही आने वाला है। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम। जब भी स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आपने काम करना उसका सिस्टम किससे होगा? सबसे पहले तो उन्होंने लिखा कि आप लोग कंपनी में स्टैंडर्ड कोस्ट डिफरेंट कोस्ट के लिए सेटअप कर लीजिए। मटेरियल के लिए अलग से स्टैंडर्ड बना लीजिए, लेबर के लिए अलग से बनाइए, जो आपके ओवरहेड या खर्चे हैं उनके लिए आप अलग से बना सकते हैं। दूसरा, उसके बाद फाइंड द एक्चुअल कोस्ट। जब आपने स्टैंडर्ड सेटअप कर लिए तो एक्चुअल कोस्ट को फाइंड करना स्टार्ट कीजिए। मीन्स कंपनी में जब काम चल रहा होगा काम चलने से पहले स्टैंडर्ड बनेंगे, उसके बाद कंपनी में जब काम होगा तो एक्चुअल कोस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर आएगा थर्ड में कंपैरिजन बिटवीन बोथ कोस्ट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में दोनों में कंपैरिजन फाइंड किया जाएगा। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग देखेंगे अगर वेरिएंसेस आ रहे हैं तो एनालिसिंग दी वेरिएशंस, जो वेरिएशन आए उनको एनालाइज करेंगे, रीजंस क्या हैं, दोबारा से फिर नए स्टैंडर्ड सेटअप किए जाएंगे और इस प्रोसेस को दोबारा से फिर रिपीट किया जाता है। कंपनी इस तरह से अपनी करंट कोस्ट को कंट्रोल कर सकती है। आपके पास ऐसे इन्होंने एक ग्राफ सा बनाया, उस ग्राफ में ही 5 पॉइंट कंप्लीट कर दी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग कहता है कहाँ पे एप्लीकेट होती है? जहाँ पे कंपनी में गुड्स प्रोड्यूस हो रही होंगी वहाँ पर अप्लाई हो सकती है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड बेस पे हमें काम करना पड़ेगा जहाँ पे मेथड, ऑपरेशंस और प्रोसेस आपके पास हमेशा कैपेबल हो जिसमें आप काम कर सकते हैं। अभी आपके पास कंपनी में काम करने का कोई मेथड ही नहीं है, आपके पास जो पर्सन काम कर रहे हैं उसको फुल पर्सन ही नहीं है, तो आप क्या वेरिएंट वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करेंगे? हमने अलग अलग काम के लिए स्किलफुल पर्सन की जरूरत है। हम लोग सबको ऐसा रखने भी जो 5वीं फेल हैं भाई उनको लेके आ जाओ, वो क्या काम करेंगे? वो हो सकता है झगड़ा क्रिएट करेंगे, हो सकता है एक दूसरे से सामान खींच के एक दूसरे के ऊपर मारेंगे, उन्होंने काम नहीं करना। अगर आपके पास स्किलफुल पर्सन, प्रोडक्शन का प्रोसेस सब कुछ सेटअप है तो आप स्टैंडर्ड सेटअप कर सकते हो। आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पोस्ट भी होनी चाहिए, तभी आपका उसका बेनिफिट होगा। अभी आपको पोस्ट ही नहीं पता भी हमारी कंपनी में कितनी लग रही है, फिक्स कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है या फिर सेमी वेरिएबल कौन सी है। जब आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप स्टैंडर्ड नहीं सेटअप कर सकते। स्टैंडर्ड तब अप्लाई होगा जब आपको नंबर ऑफ पोस्ट पता होंगे हमारी कंपनी में कितनी कितनी पोस्ट कौन कौन सी लग सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्टिंग हमने कर लिया, अभी आ रहा है स्टैंडर्ड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होगी? जब भी हम कंपनी में जब भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, बिफोर प्रोडक्शन जब कोस्ट को सेटअप किया जाता है, एज पर देयर एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं, एज पर देयर जजमेंट भी बोल सकते हैं। कोस्ट जब आप स्टार्टिंग में ही निकाल लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कोस्ट। मोस्टली जब भी स्टैंडर्ड कोस्ट कंपनी में सेटअप की जाएगी वो एज पर देयर जजमेंट बेसिस पे होती है। वो भी स्किलफुल पर्सन, जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं जिनको नॉलेज होती है जिस डिपार्टमेंट में, जो भी स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं कंपनी में। स्टैंडर्ड कोस्ट आर प्री डिटरमाइंड कोस्ट भी आप बोल सकते हैं। हमारी पहले से ही सोची हुई कोस्ट होती है जिसके ऊपर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी में स्टैंडर्ड सेटअप हुआ होगा तो एक्चुअल कोस्ट को कम किया जा सकता है। इसी में हमारे पास आती है एस्टिमेटेड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट और एस्टिमेटेड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट तो आपके पास क्लियर हो गया कि प्री डिटरमाइंड कोस्ट है। एस्टिमेटेड कोस्ट कौन सी होगी? हाँ जी, जिस कोस्ट के बारे में अंदाजा लगाते हैं, दोनों हैं तो सेम ही, इसमें जजमेंट चलेंगे। एस्टिमेट कोस्ट होती है जब हम फ्यूचर को एस्टिमेट करने की बात करते हैं, फ्यूचर में हमारी इतनी कोस्ट आएगी, उसको हम एस्टिमेटेड कोस्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड तो होगा अभी करंट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो आप लोग, आज के जो प्रोडक्शन है उसमें आप सेटअप करोगे, लेकिन एस्टिमेटेड कोस्ट जो होगी वो फ्यूचर के लिए होगी। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इतनी कोस्ट हो सकती है जो आगे बढ़ सकती है, उसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड कोस्ट। इन दोनों में उन्होंने डिफरेंस भी लिखे हैं, सेम पॉइंट वैसे ही है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट के लिए कहता है अभी कंपनी में अगर स्टैंडर्ड कोस्ट आपको सेटअप करनी है, जो डिटरमाइन करनी है कितनी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले कंपनी में कहता है कोस्ट सेंटर को स्टैब्लिश करो। डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोस्ट सेंटर होने चाहिए। प्रोडक्शन का अलग से सेंटर, सेल का अलग से सेंटर, प्रॉफिट का अलग से सेंटर, तो आपको उसका बेनिफिट तब जाके आप कोस्ट सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जितनी भी कंपनी में आपके काम चल रहे हैं सबकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए या फिर कोडिंग होनी चाहिए। अलग अलग कोस्ट के लिए हमने पहले लास्ट बुक्स में या इसी टॉपिक में पढ़ा है कि हम लोग कोडिंग भी करते हैं। कोडिंग करने का हमें बेनिफिट होता है कि हमें पता लगता है अभी ये वाली कोस्ट किस डिपार्टमेंट की है, तो आपको कोडिंग में उसका बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है कि टाइप्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। फिर आप जो स्टैंडर्ड सेटअप करने जाओगे वो किस हिसाब से होंगे? काफ़ी प्रकार के होते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, एक्चुअल स्टैंडर्ड। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको स्टैंडर्ड कौन सा रखना है। नॉर्मल होगा जो लगातार प्रोडक्शन में चलता रहता है। बेसिक होगा कि हमें लगता है कि हमने कुछ टाइम के लिए किया है। एक्चुअल स्टैंडर्ड जो अभी हमारे प्रोडक्शन में चल रहा है उसको एक्चुअल स्टैंडर्ड बोलते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स आपके पास होंगे। फिर आते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग द स्टैंडर्ड। जब आपको पता लग गया कि आपने किस हिसाब से काम करना है, आपको स्टैंडर्ड कोस्ट के बारे में पता लग गया कि हमारी कंपनी में इस तरह सेटअप हो सकती है, तो आप लोग स्टैंडर्ड
जो भी रखना है, नॉर्मल, बेसिक, एक्चुअल, प्री डिटरमाइन, जो भी स्टैंडर्ड आप रखना चाह रहे हो उस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करो और कंपनी में काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आ रहा है कि सेटिंग अप द स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब भी कंपनियों में स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेटअप करने जाओगे तो हमारे पास 3 तरीके से काम हो सकता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर दी लेबर, फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर दी मटेरियल, फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर दी ओवरहेड। तीनों में हमारे पास काम चलेगा। एक स्टैंडर्ड आएगा, उसके बाद एक एक्चुअल आएगा, उनमें दोनों में हम लोग डिफरेंस लेके चलते हैं। जब भी आप कहता अभी सबसे पहले मान बात करी उन्होंने मटेरियल की बात करती है। मटेरियल की बात करोगे, अगर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट देख रहे हैं मटेरियल में, तो हमारे पास क्या दो पॉइंट्स आएंगे। एक तो आएगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। ये दोनों चीज़ें के साथ ही स्टैंडर्ड में काम होगा। आपके पास जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएशन फाइंड कीजिए, तो आपको वेरिएशन कैसे फाइंड करना होगा। आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस भी दी होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी दी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड की। एक्चुअल से करना होता है, वहाँ पे आपको एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस भी दी होती है, दोनों में मल्टीप्लाई तो डिफरेंस आएगा। अगर फेवरेबल है, प्लस में आंसर आ रहा है तो बेनिफिट है, माइनस में आंसर आ रहा होगा तो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन में आता है। सेम इसी तरह से लेबर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर भी जब बात करते हैं उसमें टाइम और टाइम के अकॉर्डिंग जो रेट है लेबर का, वो दोनों चीज़ें होंगी। यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड टाइम, क्वांटिटी की जगह टाइम आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड रेट पर हावर के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रेट सेटअप किया। ओवरहेड की जब बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स, कितने प्रकार के आपके ओवरहेड हैं और उनके में जो भी आपके ओवरहेड जो फिक्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई आपकी वैल्यू होती है। बहुत सारे ओवरहेड होते हैं जिसमें फिक्स है, उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएशन में आपको ओवरहेड में भी मिलेगा। वैसे तो सेल वेरिएंस भी करते हैं। सेल वेरिएंस में ऑलवेज जब वेरिएंस फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। जब सेल की बात करेंगे एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, आपके पास एक्चुअल सेल कितनी आई तो स्टैंडर्ड सेल जो आपने सोची थी तो उसमें देखते हैं, मतलब उसमें ऑपोजिट में देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे काम हो रहा है, ये उलट हो जाता है। स्टैंडर्ड प्राइस उधर से ली जाएगी, एक्चुअल इधर आ जाएगी। जब सेल की बात करें तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट में सेल के बारे में बात इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। फिर आती है प्रॉब्लम इन सेटिंग स्टैंडर्ड। जब भी कंपनी में कहता स्टैंडर्ड आप सेटअप करने जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम लिखी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द मेंटेनिंग सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड। जो भी कंपनी में कॉस्ट है उसको कैसे सेटअप करने जाएंगे, उसका क्या सिस्टम है हम कंपनी में लगाने जा रहे हैं। दूसरा, उसके बाद देखेंगे कि हमारी कंपनी में इन्फ्लेशन को प्लान किया कि नहीं किया। इन्फ्लेशन अगर मान लो कंपनियों में बार बार हो रही है, कीमतें बार बार बढ़ रही हैं, स्टैंडर्ड तो आप आज सेट कर रहे हो, भी कल को कीमतें बढ़ गई तो एक्चुअल में तो कॉस्ट में डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। जा तो जो स्टैंडर्ड सेटअप किया गया कम टाइम के लिए होना चाहिए, उतने टाइम में हमारा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो बेनिफिट है। अभी आप स्टैंडर्ड बोलो कि मेरा 2 साल के लिए है, 2 साल में जो आज कीमत स्टार्ट करी क्या 2 साल बाद वही कीमत रहेंगी, मे बी वो कीमत बढ़ जाएंगी जिसका आपको नुकसान हो सकता है। स्टैंडर्ड में क्वालिटी टू बी मटेरियल टू बी यूज्ड, बेटर क्वांटिटी और क्वालिटी मटेरियल कॉस्ट मोर। अगर आप कहता भी कौन, सबसे पहले तो बात आती है कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे जब स्टैंडर्ड आप सेटअप करने जा रहे हो। अगर मटेरियल आज यूज़ कर रहे हो, आप कहते हो कि लगातार मेरे पास यही चले, हो सकता है कल को उसकी कीमत बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो आपके रिजल्ट में डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। उसके बाद डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ कंपोनेंट मटेरियल। आप अगर मटेरियल को यूज़ करोगे तो किस प्रकार का मिक्स मटेरियल यूज़ कर सकते हो। मोस्टली आजकल कंपनियाँ एक मटेरियल के ऊपर काम तो नहीं करती। अगर आज कोई मिक्स प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आने वाले में कितना टाइम के लिए आप स्टैंडर्ड सेटअप कर रहे हो। मिक्स आज आपने 1 महीने के लिए किया, कल को दूसरे महीने फिर नया काम स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड आपके फेल हो जाते हैं। एग्रींग ये लेबर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, जो लेबर आपके पास आएगी क्या वो एफिशिएंट लेबर आएगी। स्टैंडर्ड तो आपने सेटअप कर लिया कि हमने जो लेबर रखेंगे वो फिक्स है, इतने रेट पर हावर है। लेबर को काम करने वाली है ही नहीं, एक बंदा हमारे लिए 10 पीस बना रहा है 1 घंटे में, एक बंदा 1 घंटे में सिर्फ 2 पीस ही बना रहा है, तो उसमें हमारी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर भी स्टैंडर्ड फेल होते हैं। पॉसिबल बिहेवियर प्रॉब्लम, फिर आपके अपने बिहेवियर जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ करने वाले काम करने वाले होंगे उनके बिहेवियर किस हिसाब से होंगे। अगर वो अच्छे पर्सन होंगे, आइडल टाइम कम निकालेंगे, टर्नओवर भी कम होगी तो अच्छा काम हो सकता है, स्टैंडर्ड बेनिफिट वाले हैं। हमारी कंपनी में लेबर टर्नओवर सबसे ज़्यादा है, एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमने स्टैंडर्ड सेटअप किया था, जो हमारे टैलेंटेड पर्सन थे वो भी छोड़ के चले गए, तो स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव पे सारे ही फेल हो जाते हैं। कंपनी में ये तो इन्होंने जो आपके पास लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट सेंटर क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, ये हमारे इस पॉइंट में नहीं आते, वो स्टैंडिंग उसमें ही आते जब हमने पहले किया। फिर उसके बाद हम चलते हैं भी स्टैंडर्ड हावर। स्टैंडर्ड हावर क्या होंगे, कोई भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाने के लिए जितना टाइम हमारे पास लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हावर। जितने टाइम में आपके पास वो काम कंप्लीट होना है, मैं बोलूँ कि आपके पास
कोई काम 1 घंटे में कंप्लीट होना है, एक्चुअल में उसको 2 घंटे लगे, स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा 1 घंटा, एक्चुअल जो होगा वो 2 घंटे। जो भी टाइम पीरियड हमारा किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में लगेगा वो हमारा स्टैंडर्ड होगा, जो हमारे बिफोर प्रोडक्शन सेटअप किया जाएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज मैंने लिखा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। हेल्प इन प्लानिंग, फ्यूचर के लिए आप इजीली इस पे प्लानिंग कर सकते हो। प्रोवाइड इंसेंटिव्स, कंपनियों को इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। कैसे इंसेंटिव मिलेंगे? जो कॉस्ट उनकी पहले लग रही थी वो कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी जब उन्होंने स्टैंडर्ड सेटअप किए होंगे। तो फिक्सिंग प्राइस एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेटअप करना चाहें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजीली बेस पर कर सकते हैं, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड लगाएंगे, कॉस्ट उनसे कम करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। प्राइस को भी, जो प्रोडक्ट की प्राइस बार बार कम बढ़ती करनी पड़ती है कंपनियों को, वो नहीं करेंगे, वो एक ही प्राइस पे चलेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे। फैसिलिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपनी में सेटअप हो जाएगी तो हम अथॉरिटी को भी डेलीगेट कर सकते हैं। जिस बंदे के पास पावर्स होंगे वो अपना काम को किसी और बंदे के पास, किसके पास सबमिट करके जब ट्रांसफर करके अपना काम कंप्लीट करवा सकता है। वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम इजीली बेस पे हो सकता है। फैसिलिट कोऑर्डिनेशन, जब स्टैंडर्ड सेटअप हो जाएगा, सबको कॉस्ट कम करने के लिए सोचना होगा तो कोऑर्डिनेशन लेवल ज़्यादा बनेगा, सब लोग मिलकर काम खत्म करेंगे। उनको ये भी होगा कि हमारा बेनिफिट तभी है अगर कंपनी की कॉस्ट डाउन होगी। एलिमिनेट वेस्ट, अगर स्टैंडर्ड सेटअप किए होंगे तो कंपनी में वेस्टेज लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अदरवाइज मोस्टली स्टैंडर्ड है ही नहीं, कंपनी ने कोई सोचा ही नहीं होगा किस हिसाब से काम करना है। हम बोलेंगे इतने प्रोडक्ट बनाने हैं तो प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारी वेस्टेज हो सकती है। स्टैंडर्ड सेटअप किया होगा भाई इतने ही प्रोडक्ट बनाने, वेस्टेज नहीं चाहिए, तो मे भी उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा। सिंप्लीफाई वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है, आपके पास इसमें इकोनॉमिक्स में नहीं आती स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस एंड वेरिएंसेस, मैनेजमेंट भी उसमें इजली बेस पे देख लेगी कि कौन कौन से वेरिएंसेस आए हैं। जो वेरिएंस आएंगे सिर्फ उनके ऊपर काम करेगी, जो उनके प्रॉफिटेबल काम होंगे उनके ऊपर उनको वर्क करने की जरूरत नहीं होती। इकोनॉमिकल एंड सिंपल, ये मेथड कंपनी में अगर अच्छी तरीके से अप्लाई किए जाए तो बहुत सिंपल मेथड है। इकोनॉमिकल है, कम कॉस्ट में कंपनी इसको यूज़ करके अपनी कंपनी में काम कर सकती है। इसमें कुछ ये नहीं है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करेंगी, कोई भी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेटअप करके अपना काम कर सकती है। इसके लिए कोई ज़्यादा उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ पे इनके कुछ बेनिफिट या एडवांटेज बताए हैं वहाँ पर इनके कुछ लिमिटेशन बताए हैं। सबसे पहले लिमिटेशन बताया कि फाइंड द स्टैंडर्ड रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जब भी आप स्टैंडर्ड सेटअप करने जाओगे तो टेक्निकल स्किल्स चाहिए। अगर टेक्निकल स्किल लेके आएंगे तो मे बी वो पर्सन हमें चाहिए, अगर वो पर्सन नहीं है तो स्टैंडर्ड सेटअप नहीं हो पाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अप्लाइड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इट इज कैन नॉट बी अप्लाइड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उनको कम करने के लिए होती है। कंपनी की जो ऑल ओवर अदर कॉस्ट होती है उनको कम नहीं किया जाता स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मैनेजर एग्जीक्यूटिव कैन ओनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंसेस, जो मैनेजमेंट में ऑफिसर होंगे वो सिर्फ डिफरेंसेस के लिए आपके पास कंपनियों में जो होते हैं वो सिर्फ डिफरेंसेस देख सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ आप लोग वेरिएंस ही देखोगे, वेरिएंस किस हिसाब से है, उन वेरिएंस को दोबारा जब करना पड़ेगा तो कंपनी में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। या तो एक ही बार स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर बार बार आएंगे तो आपको कंपनी में ये क्वेश्चन फेल भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम बोलूँ कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसिंग हो गया, दोनों में आप बोलोगे स्टैंडर्ड सेटअप कर लोग नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्ड सेटअप हो सकता है, सर्विसेज में भी स्टैंडर्ड सेटअप ना हो। सर्विसेज तो हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है, जो प्रोडक्शन है वो हमें प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो जो भी एम्प्लॉयर होगा अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेटअप करवा सकता है, लेकिन सर्विसेज ऑलवेज कस्टमर की डिमांड के ऊपर होती है, तो वहाँ पर आप लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे। देयर मे बी इंक्रीज इन द नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जब आप स्टैंडर्ड सेटअप करने जाएंगे कुछ एक्टिविटीज़ जो आपके कंपनी में बढ़ जाती हैं, जैसे सबसे पहले लिखा कि मेजरिंग वर्क, काम को मेजर करना, रिपोर्ट्स को बनाना, रिपोर्ट्स में वेरिएशन फाइंड करना, ये काम स्पेशली अलग से बढ़ जाता है कंपनी में। लेकिन बहुत सारी कंपनी इन डिसएडवांटेज को अपने एडवांटेज ही मानते हैं कि अगर उनमें वेरिएंस फाइंड करेंगे तो हमारा ही बेनिफिट है कि आने वाले टाइम में हम कॉस्ट उतनी कम कर लेंगे। अदरवाइज हमें हिस्टोरिकल बेस पे काम करना पड़ेगा, जो कॉस्ट आज लग रही है वो आने वाले टाइम में भी हमें वैसे ही लगती चली जाएगी।